वेलकम बैक बच्चों। हमने अपने क्वांटम मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू इन्वेंशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, या हम बोल सकते थे व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट किया था। और हमने डिफरेंट पॉइंट्स या फिनोमिना वहां पे पॉइंट आउट किए थे जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन नहीं किया था। हमारे पास बेसिकली दो टाइप के फिनोमिना थे, जिससे एक टाइप के से हमें पता चलता था कि जो एनर्जी है वो कैसी है, क्वांटाइज्ड है। और सेकंड, हमें दूसरे टाइप के फिनोमिना से हमें पता चला था कि जो हमारा लाइट का नेचर है वो कैसा है, पार्टिकल नेचर है। अब हम सभी फिनोमिना, क्योंकि वो हमारे सिलेबस के अंदर है, हमारे एग्जाम्स में आएंगे, तो हम इंडिपेंडेंटली एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद हमारा जो लास्ट फैक्टर था, जो हमने यूनिट 1 के हमने कंसीडर किया था, वो था क्या, व्हाट आर द डिफरेंट वियर्ड फैक्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स को समझना डिफिकल्ट हो जाता है। वो हम इन फिनोमिना के बाद में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट आर द डिफरेंट फिनोमिना दैट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या लिमिटेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो बच्चे, हमारे पास हम लोगों ने पहले जो साइंटिस्ट था अगस्टिन, AUGIS, अगस्टिन जीन फ्रेंसेल, gave wave theory of light, बच्चे ये साइंटिस्ट अगस्टिन जीन फ्रेंसेल, इसने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया था। और इस वेव थ्योरी ऑफ लाइट की वजह से हमने डिफरेंट ऑप्टिकल फिनोमिनाज लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन किया था। दैट कैन एक्सप्लेन एंड दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन डिफरेंट ऑप्टिकल फिनोमिना like interference, diffraction, etc. that can be explained by wave nature of light, कह रहे कि यहां पर इसने साइंटिस्ट ने वेव थ्योरी दी थी, और इस वेव नेचर की वजह से हम डिफरेंट ऑप्टिकल फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद आइंस्टाइन आया, क्योंकि ये पॉइंट हमें समझना जरूरी है। क्योंकि जब हम बोलेंगे कि पार्टिकल नेचर लाइट का कैसे है, तो उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, उसको स्टार्ट किया आइंस्टाइन ने और प्लैंक्स ने, और फिर हमने डिफरेंट फिनोमिनास को उनको कैसे प्रूव किया कि लाइट नेचर कैसा है, और जो एनर्जी है लाइट की वो क्वांटाइज्ड है, उनको हमने कैसे किया, वो फिनोमिना हम बाद में करेंगे। तो पहले बेसिक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या बोला अब यहां पे, इसके बाद आइंस्टाइन सेड लाइट इज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो बोला कि जो लाइट है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है हमारे पास, एंड बाय विच वी कैन एक्सप्लेन different phenomenon like photoelectric effect, Compton effect, etc. तो इसने बोला कि आइंस्टाइन ने बोला कि जो ये लाइट है वो कलेक्शन है किसका, इंडिविजुअल पार्टिकल है। अब इंडिविजुअल पार्टिकल के नेचर से हम किसको एक डिफरेंट फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसको क्लासिकल ने एक्सप्लेन नहीं किया। वो कैसा, फोटो इलेक्ट्रिक था, कॉम्पटन इफेक्ट था। अब इसी के बाद प्लैंक्स था। तो प्लैंक्स ने भी क्या बोला, प्लैंक साइंटिस्ट था, इसने क्या बोला, प्लैंक सेड लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations, and each particle of light is known as photon, या is called as photon, and which is associated with
associated with a distinct energy and which is proportional to frequency of light, mu of light। देखो बच्चे, प्लैंक्स ने भी क्या बोला कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, और ये ईच पार्टिकल ऑफ लाइट को हम क्या बोल दिया, फोटोन। उसने बोला कि जो लाइट के जो एक एक पार्टिकल, इसने बोला इंडिविजुअल पार्टिकल, इसने बोला उस पार्टिकल को नाम दे दिया, क्या बोल दिया, फोटोन बोलेंगे। और कह रहा हूं फोटोन की जो एनर्जी है, उनकी अपनी अलग अलग एनर्जी हो सकती है सभी फोटोन्स की। अब वो फोटोन्स की जो एनर्जी होगी वो किसकी प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की। लाइट की कितनी फ्रीक्वेंसी है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी जो एनर्जी होगी उसके उस लाइट के पर्टिकुलर लाइट के फोटोन की वो ज्यादा होगी। हमें पता है कि हमारे पास जैसे रेड कलर होता है, ब्लू हो गया, वायलेट आ गया, ग्रीन हो गया, तो इन डिफरेंट कलर्स की लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो कह रहा है जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, अब वो लाइट किससे बनी है, फोटोन से, तो उसके फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। हम बोल देंगे उसकी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा, क्योंकि अब जो उसका एनर्जी का रिलेशन होता था इक्वल्स टू एच म्यू। तो अब इसके बाद उसने एक पॉइंट और बोला, उसने क्या बोला, proportional to frequency of light and which corresponds to Planck's energy quanta। क्या बोल दिया कि इसकी वजह से उसने क्या बोला कि E इक्वल्स टू एच म्यू, ये क्या होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन। यहां हमने बोल दिया कि फोटोन पार्टिकल थे, या बोल दिया एनर्जी ऑफ ए क्वांटा ऑफ फोटोन। ये क्या बोल दिया, देखो ये एनर्जी ऑफ ए क्वांटा बोल दिया। क्वांटा क्या था हमारे पास, अभी बोलेंगे भी वर्ड आ जाएगा क्वांटा। अभी हमने क्यों लिखा है क्वांटा, अब इसको देख लेते हैं। कह रहे कि एक एनर्जी फोटोन थी। अगर मेरे पास, अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ, अगर हमारे पास दो टाइप की लाइट है, एक हमने बोला ब्लू लाइट, तो ब्लू की जो वेवलेंथ होती है कम होती है हमारे पास, ऐसा वेवलेंथ ये कम हो जाएगी हमारे पास, ये वेवलेंथ हो गई। अगर हमारे पास दूसरी लाइट है रेड, तो रेड की ऐसे वेवलेंथ होती है। तो अगर इसकी हमें पता है वेवलेंथ कैसी है, इसकी वेवलेंथ कम है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी। यहां पर अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अब क्या बोला, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी जो एनर्जी होगी यहां पर, अब इसकी फ्रीक्वेंसी इस वाले की कम थी, तो यहां पे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, इसकी जो एनर्जी होगा, म्यू कम हो गया, तो म्यू कम होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम। तो इसकी एनर्जी हमारे पास कम हो गई और इसकी एनर्जी कम हो गई। अब क्या बोला कि एक लाइट थी, ब्लू लाइट थी, ये रेड लाइट थी, तो रेड लाइट के जो फोटोन होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है। जो ब्लू लाइट की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उनके फोटोन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अब ये फोटोन है क्या, ये अब यहां पे उसने एक पॉइंट और बोला, क्या कि द एब्जॉर्प्शन एंड emission of light occurs in discrete packets called quanta। क्या बोला कि अब ये लाइट था, क्यों, हमें पता है कि हमारे पास लाइट को जब हम किसी सब्सटेंस के ऊपर डालेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एमिशन होगा। तो कह रहा है कि जो लाइट का एब्जॉर्प्शन या एमिशन होगा वो किसके अंदर, किसकी फॉर्म में होगा, कह रहा है वो डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, कहता है क्वांटा की फॉर्म में होता है। बच्चे क्वांटा क्या है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर। क्या बोला था, इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट ऑफ लाइट। क्वांटा क्या बोला था, जो क्वांटा की हमने बात की, या फोटो क्वांटा, हमने बोला कि फोटो और क्वांटा एक ही चीज है, हमारे पास अलग अलग लाइट के अलग अलग फोटोन होंगे और उनको हम क्वांटा बोल सकते हैं कि उनकी एनर्जी अलग अलग होगी, वो म्यू पे डिपेंड करेगी। तो क्या इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट ऑफ लाइट, इससे कम नहीं हो सकता। अब देखो जो यहां पर है हमारे पास, यहां पे इक्वल्स टू हम NHU लिखेंगे। अगर जो वहां पे क्वांटा ज्यादा होंगे, यहां बोलेंगे उसके फोटोन ज्यादा है, तो जितने ज्यादा फोटोन उतनी ज्यादा एनर्जी, तो हम यहां से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, n से।
तो ये था बच्चे। अब हमने बोल दिया, इन्होंने दोनों ने बोला कि आइंस्टाइन ने भी बोला और प्लैंक्स ने बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। तो अब हमें ये प्रूव करना था, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसने बताया कि जो लाइट का नेचर है वो क्या है हमारे पास, वो पार्टिकल नेचर है, वो वेव नेचर नहीं था। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चे हमारे पास आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चे, जब हम हाई एनर्जी रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी मेटल के ऊपर डालते हैं, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और ये क्या होंगी, एक्सरेज बोल देते हैं। जब हमने एक्सरे किस पे डाली, मेटल पे, तो मेटल के ऊपर से यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए हमारे पास, यहां से क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए बच्चे। देखो क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक को हम क्या बोलेंगे, कैसे बोल सकते हैं, व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस EMR या एक्सरेज हम बोलेंगे, आर इंसिडेंट ऑन ए मेटल, आर इंसिडेंट ऑन ए मेटल, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल एंड दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या हुआ, देखो फोटो और फिर क्या गया, इलेक्ट्रिक। फोटो का मतलब लाइट हो गया, जब हम लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि हमारी जो लाइट बनती है किससे बनती है, इलेक्ट्रॉन से। हम ये फिनोम सेमीकंडक्टर्स के अंदर यूज करते हैं हमारे पास, या सोलर प्लेट्स के अंदर जब हम क्या करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो हमारी सोलर प्लेट्स होती हैं वहां पर। तो क्या रहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि लाइट की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, तो इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां पर अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें बच्चे, तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने 2 पॉइंट बोले थे यहां पे। क्लासिकल मैकेनिक्स ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, उसने बोला कि जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसकी जो एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, कितनी इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया बच्चे, अगर आपके पास एक बॉल है, आपने उसको थ्रो किया, लेकिन आप स्ट्राइक किया एक वॉल के ऊपर, लेकिन आप उस एक बॉल की जगह फिर 10 बॉल एक ही बार कंटिन्यूसली 1 2 3 4 10 स्ट्राइक कर, यानी कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। अगर आपने फिर 1000 बार स्ट्राइक किया तो यानी कि इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि कितने नंबर के अंदर आप जा रहा है वहां पर वो चीज। तो अगर उसका नंबर ज्यादा हो गया तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। यानी कि अगर हमारे पास, अब लाइट की बात कर लेते हैं, ब्लू लाइट है, रेड लाइट है, ऑरेंज लाइट है, तो उनकी अपनी अपनी क्या हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। लेकिन एक फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर, अगर मैं ब्लू कलर की ज्यादा डालता हूं, नंबर ऑफ 100 टाइम्स ज्यादा डालता हूं, बाकी 1 है कि 100 टाइम है, तो जो इंटेंसिटी होगी ब्लू लाइट की क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इंटेंसिटी है। अब यहां पर क्या बोल दिया, अब उसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है कि अब इंटेंसिटी और एनर्जी का रिलेशन, अगर इंटेंसिटी ज्यादा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ, देखो अगर आप एक वॉल को ब्रेक करना चाहते हो, इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसी को हम यूज करना वाले हैं। अगर आप बॉल को, एक वॉल थी हमारे पास, कोई दीवार, उसको आप ब्रेक करना चाहते हो, तो आपको उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी से स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो क्या किया आपने, तो आपने उसके ऊपर एक हैमर से स्ट्राइक किया। पहले हैमर का साइज छोटा था, बिल्कुल छोटा, हमारे पास छोटा सा मान लेते हैमर था, आप उसको फुल अपनी एनर्जी लगाई तो वॉल ब्रेक नहीं हुई, फिर आपने हैमर का साइज बड़ा ले लिया। अब क्या हुआ, बड़े से स्ट्राइक करोगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट सकता है, एकदम से इतना मारा कि वॉल टूट गई। लेकिन आप बोलो कि भाई अब क्या हुआ था, स्मॉल हैमर के रिस्पेक्ट में बड़े हैमर के अंदर एनर्जी ज्यादा थी, उसकी एनर्जी ज्यादा थी। लेकिन आप क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप टिट्टी बॉल है, हमारी जो टेबल टेनिस या प्लास्टिक बॉल है, आप वो उससे तोड़ो, आप बोलोगे कि नहीं कि भाई मैं तो प्लास्टिक बॉल लूंगा, उससे गिराऊंगा, लेकिन कैसे, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो। इंटेंसिटी का मतलब है आपने एक बार लाख स्ट्राइक कराई, पहले 1 गई, 2 3 4 5 ऐसे 1 लाख बॉल से स्ट्राइक किया, तो क्या बॉल टूटेगी, बॉल नहीं टूटेगी, क्योंकि उन बॉल की अब जो वहां पे एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, ना कि हमें इंटेंसिटी। ऐसे स्मॉल हैमर थे, आप उसको लाख बार भी मारो, अगर उसकी एनर्जी कम है तो नहीं तोड़ेगी, वॉल नहीं टूटेगी। आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्या चाहिए थी, एनर्जी, जो कि एक बड़ी हैमर ने दी। अब उसको आपकी इंटेंसिटी से ज्यादा नहीं है, आप एक बार मारोगे तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं, आपको 10 बार या 15 बार या 30 बार रिक्वायरमेंट है। तो आपको अगर वो एक बार में नहीं टूटा बड़े हैमर से, तो दूसरी बार टूट सकता है, तीसरी बार टूट सकता है। यानी कि आपको एक पर्टिकुलर एनर्जी तो चाहिए, अगर उसी के दोगे एनर्जी तो वो टूट सकती है, अगर उससे कम एनर्जी वाले को आप कितना ही रिपीट करो तो वो नहीं होगा। तो सेम यहां पर इसने क्या बोला, क्लासिकल मैकेनिक्स ने क्या बोला,
बोला बच्चे, जो एनर्जी है, क्या इसने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एनर्जी ऑफ इजेक्टेड, अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलो या इलेक्ट्रॉन बोल दो, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो बच्चे, इसने क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलता था कि जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी जो एनर्जी होगी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, वो ज्यादा या किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे। यानी कि जितनी आप डालोगे, इंटेंसिटी होगी लाइट की, यानी कि जितने ज्यादा नंबर होंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के फोटोन्स या हम क्या बोलेंगे क्वांटा, उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होनी चाहिए। दूसरा क्या बोला इसने, दूसरा पॉइंट इसने बोल दिया कि लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी but of sufficient intensity can eject photoelectrons या can eject electrons from metal। इसने क्या बोला कि आप कोई भी लाइट ले लो भाई, उसकी एनर्जी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी कम थी या ज्यादा थी, ब्लू था, रेड लिया आपने, कोई लिया आपने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ले लिया आपने, IR रेडिएशन, कोई भी एनर्जी लो, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई, लेकिन उनकी इंटेंसिटी सफिशिएंट होनी चाहिए। यानी कि सभी का नंबर आपने 1000 बोल दिया तो सभी के सभी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की हमारे पास कितने मोलिक्यूल्स होने चाहिए, कितने क्वांटा, 1000 होने चाहिए। कर अगर आप एक सफिशिएंट, अगर कोई भी लाइट बोल दिया उसने, कह रहा किसी कितनी भी फ्रीक्वेंसी क्यों ना हो, अगर सभी के अगर जो हमारे पास नंबर होंगे वो 1000 होंगे, तब मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इसने बोला था। लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल जब हमने किया, एक्सपेरिमेंट पे जब हमने किया तो हमने क्या देखा बच्चे कि ऐसा नहीं है, ये दोनों के दोनों रूल क्या हो गए, गलत, जैसा प्रिडिक्ट किया था क्लासिकल मैकेनिक्स ने। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स ने बोला था कि जो लाइट का वेव नेचर हमारे पास, ये क्लासिकल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये दोनों के दोनों रूल गलत हो गए। क्योंकि जब हमने लाइट डाली तो हमने देखा कि कुछ जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन उनकी, जब हमने स्ट्राइक की मेटल पे तो हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, लेकिन जब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, यानी कि एनर्जी बढ़ा दी फोटोन्स की, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इजेक्शन। तो फर्स्ट क्या पॉइंट बोला बच्चे कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड from metal if या only when the frequency of light is greater than a threshold frequency, इसको हमने नाम बोल दिया μ0। क्या बोला कि जो हमने जब लाइट डाली तो कह रहे कि अब उस लाइट से क्या हुआ हमारे पास, तभी उस लाइट से, पर्टिकुलर लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक ज्यादा होगी, किससे, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है μ0 कि अगर इससे ज्यादा आपकी रेडिएशंस की एनर्जी तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे कम नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे पास जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पे हम बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ऐसा नहीं आप कितनी भी एनर्जी दो तो उसका जो अट्रैक्शन है पर्टिकुलर उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब अगर आप उतनी ही दोगे जितना उसकी अट्रैक्शन है तो वो नहीं निकलेगा। जब आप उससे दोगे तो उससे ज्यादा क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो फर्स्ट हमने देखा, जब हमने अलग अलग लाइट डाली फ्रीक्वेंसी की, तो फर्स्ट पॉइंट ये मेजर किया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की ही लाइट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकती है, बाकी नहीं कर सकती। सेकंड पॉइंट हमें यहां पे क्या मिला, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कि हमारे पास क्या बोल दीजिए, एनर्जी ज्यादा होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। कब? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी फोटॉन्स की। अगर एनर्जी कम थी तो उसकी जो, अगर हमारे जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी जब फ्रीक्वेंसी क्या थी, कम। यानी कि जितनी ज्यादा इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है, अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी स्पीड में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड इट इज इंडिपेंडेंट
independent of intensity of light। कह रहा कि इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं था, किस पे डिपेंड कर रहा था? फ्रीक्वेंसी पे। थर्ड पॉइंट है क्या, देखो क्या बोल दिया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड अपॉन intensity of light having frequency greater than threshold frequency mu 0, threshold frequency। देखो यहां पे क्या बोला था, जो एनर्जी निकल रही है, इनकी जो एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात बोल दी कि अगर हमारी जो इंटेंसिटी है रेडिएशंस की वो ज्यादा है, कौन सी रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू 0 से ज्यादा है, अगर वो हम ज्यादा नंबर में डालेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो यानी कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा है लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो म्यू 0 से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी भी किससे ज्यादा, म्यू 0, तो उतने ही ज्यादा क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो यहां से अब एक पॉइंट आया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया। देखो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना था तो यहां पे एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, वहां पास एनर्जी होनी चाहिए। अगर उस एनर्जी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, इनकमिंग रेडिएशंस के फोटॉन्स की एनर्जी तभी निकलेगा। तो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमें पता चला कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। ये एच म्यू नोट क्या होगा, इसको बोल दिया वर्क फंक्शन। क्या बोल दिया, वर्क फंक्शन। कि ये क्या था, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये रेडिएशंस की थी। अब इसमें से वर्क फंक्शन निकाल दूं, यानी कि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो हो गया इंटरमोलिकुलर, आप लिख सकते हो वर्क फंक्शन, या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस था। ये इसको माइनस कर दूं, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में था ये एक टाइप से, इसको मैं माइनस कर दूं, ये एनर्जी कंज्यूम हो गई इसको ओवरकम करने के लिए। तो जो बाकी बचेगा वो क्या चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन तभी निकल सकता है जब आपने लाइट को डाला उसके ऊपर, जब लाइट ने स्ट्राइक किया तो लाइट अब जो स्ट्राइक कर रही है वो एज ए पार्टिकल कर रहा था। तो दिस, इससे क्या पता चला, एंड दिस फिनोमिना can be explained only when light has particle nature। कह रहा है ये फिनोमेनन तभी एक्सप्लेन कर सकते थे जब लाइट का कैसा हो, पार्टिकल नेचर हो। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स ने 2 पॉइंट बोले थे कि ये ऐसा इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा और किसी भी फ्रीक्वेंसी वो हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ, तो ये उसकी लिमिटेशन थी, जिसने किसने एक्सप्लेन किया, क्वांटम ने, क्योंकि क्वांटम ने बोला कि लाइट का वेव भी है और पार्टिकल नहीं। देखो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड फिनोमिना है जिसने प्रूव किया कि लाइट का क्या है, पार्टिकल नेचर है, वो था कॉम्पटन इफेक्ट, COMPTON। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, द इंक्रीज इन wavelength of light or decrease in frequency of light after scattering from any substance is called Compton effect। क्या बोल दिया इसने, बोला कि जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, जब फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाए, डिक्रीज आफ्टर स्कैटरिंग फ्रॉम एनी क्या है, सब्सटेंस या सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस, सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस से हम कर देते हैं लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, तो उसको बोलते थे कॉम्पटन इफेक्ट। क्या हुआ, ये लाइट डाली हम लोगों ने हाई एनर्जी, जिसकी एनर्जी एच म्यू था, क्योंकि फोटोन था, इस फोटोन की एनर्जी एच म्यू था। ये हमारे पास सब्सटेंस था,
जिसका सरफेस के ऊपर से कोलाइड, जब ये स्ट्राइक करेगा तो कह रहा है कि अब ये चली जाएंगी कहीं यहाँ हमारे पास साइड में यहाँ पर, और इसकी जो एनर्जी होगी वो h म्यू डैश हो गई, कुछ चेंज हो जाएगी। अब क्या हो गया कि यहां पर इसकी जो वेवलेंथ था, अगर कुछ भी वैल्यू थी, इसकी x वैल्यू थी, तो यहां पर जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, इज ग्रेटर देन x, इट इज ग्रेटर देन x। या इसकी जो यहां पर म्यू और म्यू डैश था, तो पता चला कि जो म्यू होगा वो ग्रेटर होगा किससे, म्यू डैश से। यही है, डिक्रीज हो गया, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी और लैम्डा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वेवलेंथ इंक्रीज हो गया। और यहां पे जब हम हाई एनर्जी रेडिएशन डालेंगे तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होगा, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम mc² से बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की। अब यहां पर अगर इसी एंगल इसका बोल दिया फाई, तो यहां पर एंगल बोल दिया थीटा, क्योंकि किसी एंगल से हमारे पास क्या होंगे, स्कैटर होंगी। ये इंसिडेंट रेडिएशन से ये स्कैटर्ड था और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ये होगा, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है। तो अब यहां से क्या पता चला हम लोगों को बच्चे इस कॉम्पटेंट इफेक्ट से, क्या व्हेन, फर्स्ट पॉइंट अब इसकी डेफिनेशन तो ये होगी, अब हम क्या लिखेंगे, व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या एक्स-रेज कोलाइड with the surface of a substance, the loosely bound electron will eject from outermost cell। ये तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पढ़ा था, ये तो वही चीज हो गई कि जब हमने हाई एनर्जी एक्सरे डाला, कोलाइड किया, तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा जो आउटर मोस्ट सेल में होगा वो क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या ऑब्जर्व हुआ, देयर इज ए शिफ्ट इन वेवलेंथ, ऑफ रेडिएशंस ऑफ scattered radiations which will increase with scattering angle। क्या बोल दिया कि मेरे पास जो डेल्टा लैम्डा आएगा, चेंज हो गया, स्कैटर्ड माइनस इंसिडेंट्स, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, H/mc1 माइनस कोस थीटा, कि जितना ज्यादा ये होगा एंगल इंक्रीज हो जाएगा मेरे पास, जितना ज्यादा एंगल इंक्रीज होगा बच्चे उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगा, मेरा वेवलेंथ के अंदर चेंज आएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी और इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा, इसकी वेवलेंथ कम थी यहां पर स्टार्टिंग में, तो ये ज्यादा हो जाती है, ये फोटो कॉम्पटेंट इफेक्ट होता है। तो कह रहा है जो जितना ज्यादा चेंज आएगा, जब जितना ज्यादा क्या होगा, ये एंगल के अंदर चेंज आएगा। थर्ड पॉइंट क्या किया, देखो इन्होंने क्या बोला यहां पे, जो मेन पॉइंट है क्या बोला, आफ्टर स्कैटरिंग वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस ऑलवेज इंक्रीज, ये होगा। अब क्या हुआ, बट क्लासिकल मैकेनिक्स या हम बोल सकते हैं क्लासिकल वेव थ्योरी can't explain this frequency shift as the frequency is property of electromagnetic radiations or waves that can't be changed, that cannot be changed or altered, by change in direction of waves of radiations। देखो बच्चे क्या बोला, ये डेल्टा एल चेंज होगा और लैम्डा और म्यू का तो रिलेशन है ही है हमारे पास। अगर ये हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज हो रही थी तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी म्यू था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो मेरे पास ये इसके अंदर म्यू के अंदर तो अपने आप चेंज आएगा ही आएगा। तो क्या बोला कि जो स्कैटरिंग थी हमारे पास, जो स्कैटरिंग अल्फा रेडिएशन
आफ्टर स्कैटरिंग जो वेवलेंथ था इंक्रीज हो गया था, या मैं बोल सकता था कि जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हो गई थी, आफ्टर स्कैटरिंग म्यू डिक्रीज, द म्यू ऑफ रेडिएशंस ऑलवेज, ऐसा लिख सकते हैं, द म्यू ऑफ रेडिएशंस ऑलवेज डिक्रीज। बट क्लासिकल जो वेव थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो प्रॉपर्टी होती है वेव्स की, हमारे पास रेडिएशंस की क्या होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर आपने यहाँ पे वेव की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से स्ट्राइक किया, अगर वो स्कैटर्ड हो गई तो उसकी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज नहीं होगी, वो क्या होगी, सेम, क्योंकि वेव्स की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती जब वो स्कैटर्ड हो जाती है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बट इसमें तो डिक्रीज हो गया, इसका मतलब ये वेव नहीं है, क्योंकि वेव होती तो इसकी फ्रीक्वेंसी थी वो सेम रहनी थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिला, उसमें चेंज आ गया, वो डिक्रीज हो गई। लेकिन वेव्स के केस में ऐसा नहीं। तो इसको क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो हमने क्या बोला, तो हमने इसको क्या बोला, फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, बट इफ द इनकमिंग बीम ऑफ लाइट, इनकमिंग बीम ऑफ लाइट is considered to be made up of photon or quanta, then after scattering photon will lose energy in accordance with Compton effect। क्या बोला, इन अकॉर्डेंस विद कॉम्पटन इफेक्ट इन कंप्लीट एग्रीमेंट। ये वर्ड लिखना तो लिख दो, नहीं तो जुर्नी है, एग्रीमेंट। क्या बोल दिया बच्चे, देखो हमने बोला अगर वो इनकमिंग बीम ऑफ लाइट अगर क्या बोल दिया है, कंसीडर टू मेड ऑफ फोटोन से बनी है या क्वांटा से बनी है, फोटोन और क्वांटा क्या बोला, इंडिविजुअल पार्टिकल था हमारे पास लाइट का। तो कह रहे कि आफ्टर स्कैटरिंग, स्कैटर होने के बाद अगर ये पार्टिकल आएगा, स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद उसकी एनर्जी चेंज होती, जो हमने कंचे के केस में किया, अगर आप स्ट्राइक करते हो तो जिस एनर्जी से गया वो अगले से स्ट्राइक किया, तो अगले की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी, चेंज हो जाती। अगर कोई एक व्हीकल आ रहा है, पीछे से फास्ट रनिंग व्हीकल आ रहा है, आगे से उसका कोलिजन हो जाता है, तो कोलिजन जैसे ही होगा अगले वाले की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अपनी एनर्जी क्या कर देगा, ट्रांसफर। तो यहां पे बोला अगर ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो ये जो कॉम्पटन इफेक्ट हमने बोला कि उसकी एनर्जी चेंज हो जाती, वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया। अगर ये पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हो, और कितना क्या आंसर आएगा, देखो अब जो ई डैश होगा, ई डैश, वो ई डैश किसके इक्वल है, ई डैश का क्या मतलब, ये स्कैटर्ड का, स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी थी, फोटोन की एनर्जी वो किसके इक्वल होगी। अगर हम बोलते हैं यहां पर इनकमिंग की क्या थी, एच म्यू, माइनस क्या लिखेंगे, एम सी स्क्वायर। ये इनकमिंग रेडिएशन था, इनकमिंग रेडिएशंस की थी, और एम सी स्क्वायर किसकी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इनकमिंग की एनर्जी के अंदर से ही जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर की है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगी, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी। और इसलिए ये ऑलवेज, और एनर्जी देखो अब इससे हमें क्या पता चला, ये एनर्जी किसकी इक्वल है, एच म्यू माइनस, इसमें से माइनस किया, इसका मतलब क्या हुआ, जो इनकमिंग एनर्जी थी हमारी रेडिएशंस की वो ज्यादा थी, क्या, इसका मतलब एच म्यू ज्यादा था किससे, एच म्यू डैश से। एच कांस्टेंट है तो म्यू ज्यादा था किससे, म्यू डैश से। अरे यही तो चीज बोला है, म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू डैश, क्योंकि हमने जो एनर्जी की टर्म हमने फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखा भी यहां पर, यहीं से पता चला, क्योंकि ये किसके इक्वल था, एच म्यू माइनस एम सी स्क्वायर, इसके अंदर से कुछ माइनस करे तब इक्वल आएगा, तो ये दोनों टर्म एच म्यू ग्रेटर हो गया, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर होगी स्कैटर्ड से। अगर ये ज्यादा है तो मैं ये तो एच तो कांस्टेंट ही, एच को रिमूव करूं तो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू डैश। तो इस एक्सपेरिमेंट ने भी क्या प्रूव कर दिया, इस फिनोमिना ने क्या प्रूव किया कि जो लाइट है वो किससे बनी है, फोटोन से या क्वांटा से। ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट थी हमारे पास लाइट की। तो ये था सेकंड कॉम्पटन इफेक्ट, जिसने बोला कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। तो ये दोनों फिनोमिना क्लासिकल एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, तो यहां से अब हमारे पास प्रूव आ गया कि लाइट का क्या था, पार्टिकल नेचर।